नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देते हुए कहा, इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। वर्ष के अंत में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत आने का पीएम मोदी का आमंत्रण किया स्वीकार। पाकिस्तान को आर्थिक झटका देने की तैयारी में भारत। एशियाई विकास बैंक एडीबी से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए तेज। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलान में एडीबी प्रमुख से बैठक में उठाया यह मुद्दा। भारत दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। राजनाथ सिंह ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जापान को दिया धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत का एक और सख्त संदेश। बने बगलिहार और सलाल बांध के सभी गेट बंद कर नदी का बहाव रोका। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब बताते हुए सरकार के फैसले का किया पुरजोर समर्थन। और समय रैना सहित 4 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दिव्यांग जनों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया चारों कॉमेडियनों को अदालत में पेश करने के निर्देश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष के अंत में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने राष्ट्रपति पुतिन द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने की जानकारी दी। पीएम मोदी ने आज टेलीफोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन को भारत में होने वाले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक जारी है। भारत ने एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। भारत ने एशियाई विकास बैंक एडीबी से कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की फंडिंग पर रोक लगाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख से बैठक में ये मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्री एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के मिलान पहुंची हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने पर चर्चा की। भारत ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान की फंडिंग को रोकने की अपील की है। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान में निर्यात होने वाली सभी तरह के फार्मा प्रोडक्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत का पाकिस्तान के साथ किसी तरह का आयात निर्यात नहीं होगा। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं के सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। भारत से किसी तीसरे देश के जरिए भी कोई भी फार्मा प्रोडक्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली सभी तरह की दवाइयों, जांच उपकरणों सहित कैंसर की दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय ने कहा कि इससे भारत पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते
तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा, इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री की गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए झटका होगा और इंडियन फार्मा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा $24 बिलियन फार्मा का एक्सपोर्ट है। अगर एक मार्केट में हमें $100 मिलियन नहीं मिलता है तो हम दूसरी मार्केट देखेंगे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री को किसी तरह की चिंता की बात की कोई नहीं। जनरली जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम फार्मा अलाउ करते थे वो भी हमने बंद कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान का एक्ट ही ऐसा है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन का कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही है। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत से किसी तीसरे देश के जरिए भी कोई भी सामान पाकिस्तान में आयात निर्यात नहीं होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय ने कहा कि इससे भारत पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का आयात निर्यात $1 ट्रिलियन का है। ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान से पिछले 10 महीने में करीब $450 बिलियन का रहा हुआ है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट करीब $447 मिलियन था। उनका इंपोर्ट जो हमने किया है वो तो $0.5 बिलियन भी नहीं है। तो ये बहुत नगण्य है, बिकॉज अगर आप इंडिया का आप देखो ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखिए तो हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत के लिए कोई भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से हम जो है वो बहुत कम जो चीज़ ले रहे हैं, थोड़ा सा हम कॉपर लेते हैं, रॉक सॉल्ट लेते हैं, थोड़ा हम रॉ हाइट्स एंड स्किन लेते हैं और वो हमें अल्टरनेटिव सोर्स हमारे लिए अवेलेबल है। और जहाँ तक इंडियन एक्सपोर्ट का सवाल है, खाली 2 प्रोडक्ट हैं जो कि $100 मिलियन से ऊपर है, वो ऑर्गेनिक, केमिकल एंड फार्मा है। और ये दोनों इंडिया की ग्लोबल डिमांड बहुत है और जिस तरह का BTA हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमें यूएस में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो इंडियन इंडस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और शायद ये खपत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। सरकार ने बगलिहार और जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद करके चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। इससे पहले सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। खबरों के मुताबिक सरकार की ओर से झेलम नदी में किशनगंगा बांध को भी बंद करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चिनाब नदी का जलस्तर काफ़ी गिर गया है। और वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रियासी में रहने वाले स्थानीय नागरिक दिनेश ने कहा, हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या का करारा जवाब देना चाहिए। सरकार के हर निर्णय से हम सहमत हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। और देखिए, जगदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है। मुझे खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कराया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ। तो भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है। बगलिहार और सलाल बांधों के गेट बंद होने के बाद अखनूर में चिनाब नदी के जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। नदी में पानी का प्रवाह बेहद कम हो गया। नदी के पाट सूख गए हैं। अचानक सूख गई नदी को देखने के लिए अखनूर में बड़ी संख्या में लोग नदी तट पर पहुंचे हैं। लोग कौतूहलवश चिनाब के तट पर घूम रहे हैं।
अखनूर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि 75 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चिनाब का पानी बंद किया गया हो। आज दरिया चिनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। चिनाब के नारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज़ किया जाए। इस सब के बीच पुंछ जिले के सूरनकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। विशेष अभियान समूह एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर जंगलों में छिपे एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों को 5 आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज बरामद हुए हैं। इसमें पाउडर के रूप में कुछ विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण, कपड़े और कुछ अन्य सामग्री भी मिली हैं। बम निरोधक दस्ते ने सभी आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह ठिकाना किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान अभी भी जारी है। ये ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पाकिस्तान लगातार भारतीय संस्थानों की वेबसाइटों पर साइबर हमले करने की कायराना कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक्स हैंडल ने दावा किया कि उसने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान से जुड़ा संवेदनशील डाटा चुरा लिया है। इस दावे से पता चलता है कि हैकर्स ने रक्षा से जुड़े कर्मियों की निजी जानकारी और लॉगिन विवरण तक समझौता किया हो सकता है। इसके अलावा इस समूह ने रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली पीएसयू कंपनी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने की कोशिश भी की। वेबसाइट को पाकिस्तानी झंडा और अल खालिद टैंक की तस्वीर लगाकर खराब करने की कोशिश भी की गई। सुरक्षा के लिहाज से आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि वेबसाइट की पूरी तरह से जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा एजेंसियां और विशेषज्ञ लगातार साइबर स्पेस पर नज़र रख रहे हैं, ताकि पाकिस्तान से जुड़े किसी और संभावित हमले को समय रहते पकड़ा जा सके और उससे निपटा जा सके। एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी से मुलाकात की। जापानी रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करने और समर्थन देने के लिए जापान सरकार का आभार जताया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और जानकारी साझा करने को और सशक्त बनाने पर सहमति जताई।
I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights. जापानी रक्षा मंत्री जनरल नकातानी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। इससे पहले जापानी रक्षा मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राजधानी दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई है। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। दिल्ली के तैमूर नगर में स्थित नाले के पास डीडीए प्रशासन ने दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाले के 9 मीटर तक के इलाके में बने कई अवैध इमारतों और उनके ढांचे को हटाने का कार्य किया गया। इसमें कई बुलडोजर के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर डीडीए प्रशासन ने कार्रवाई की। बीते महीने 28 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिणी दिल्ली में मौजूद तैमूर नगर नाले के आसपास 5 मई को डीडीए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इससे पहले कई बार स्थानीय निवासियों ने इस नाले में लगातार गंदगी जमा होने और उसकी बेहतर तरीके से साफ सफाई न होने के खिलाफ विभागों को शिकायतें दर्ज की थी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। एक और छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर वियतनाम में लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अब तक कई लाख लोग इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर चुके हैं। क्या सोचना है वियतनाम के लोगों का इस तरह की गतिविधि से, और कितने ज़्यादा मजबूत होंगे भारत और वियतनाम के संबंध? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने वियतनाम में भारतीय राजदूत संदीप आर्य से। वियतनाम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लाए गए हैं। यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वियतनाम में भारतीय राजदूत संदीप आर्य जी। सर, किस तरह देखते हैं बौद्ध कनेक्शंस भारत और वियतनाम के बीच में? आई थिंक दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तकरीबन 1800 साल पहले यहाँ पे माना जाता है वियतनाम में कि भारत से कुछ बौद्ध भिक्षु आए थे और वो बुद्ध का संदेश लेके आए थे, और उस समय से लगातार आई थिंक इन वियतनाम के लोगों में जो बुद्ध धर्म को जब ये देखते हैं तो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के नज़रिए से देखते हैं। मैं जब भी वियतनाम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग पगोडाओं मंदिरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो भारत के प्रति जितना लगाव, जितनी एफिनिटी, जितनी वार्मथ है, जितनी पॉजिटिविटी है, उसमें ये बौद्ध जो कनेक्शन है भारत और वियतनाम के बीच में, उनका बहुत बहुत
महत्वपूर्ण रूप मुझे हर जगह देखने को मिलता है। सर करीबन 3 दिन हो गए हैं अवशेषों को यहाँ आकर, कई लाख लोग देख चुके हैं, तो किस तरह देखते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ रही है? जी, मेरे को बहुत खुशी है कि जो हम ये रेलिक्स लाए हैं, अवशेष लाए हैं भगवान बुद्ध के सारनाथ से, उनके प्रति इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा एफेक्शन, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट सभी जगह से मिल रहा है। शुरू में हमने वियतनाम बुद्ध संघ के साथ बात की थी, उसके बाद जब वियतनामी सरकार से बात हुई थी तो सरकार ने भी बहुत अच्छी तरह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया, और फिर मिलके हमने पिछले कई हफ्तों से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल म्यूज़ियम, महाबोधि सोसाइटी और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलके जो इस दिशा में काम हुआ, विदेश मंत्रालय और सरकार के दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलके, उसका बहुत अच्छा सफल अभियोजन देखने को मिल रहा है। इस तरह से इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। कैमरामैन वाई.के. लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, वियतनाम। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को सोमवार को चटगांव की एक अदालत ने वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में गिरफ्तार बताया है। ये आदेश चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SM अलाउद्दीन महमूद ने मामले के जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर वर्चुअल सुनवाई के बाद जारी किया। चिन्मय दास को जेल से वर्चुअली अदालत में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई बचाव पक्ष का वकील मौजूद नहीं था। चिन्मय दास देशद्रोह के एक मामले में 5 महीने से हिरासत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अति पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के 302 मुसहर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने की बड़ी पहल प्रशासन द्वारा की गई। राइफल क्लब वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के बीच MOU साइन हुआ, जिसमें नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली द्वारा मुसहर परिवारों को रोजगार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 3 करोड़ 91 लाख रुपए का CSR फंड के माध्यम से उनको इतना रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत मुसहर परिवारों को अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल बनाने, तेल घानी, चप्पल बनाने एवं बकरी पालन से जोड़ा जाना है। हमारे जो मुसहर परिवार है उसमें 302 परिवारों को चिन्हित किया गया है। उनके लिए बकरी पालन, तेल घानी, दोना पत्तल, चप्पल फैक्ट्री उनको बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का पालन करें। और ये जिला प्रशासन और नॉर्दर्न कोलफील्ड के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि नॉर्दर्न कोलफील्ड ने 4 करोड़ का CSR फंड दिया है। उसके तहत 3500 मुसहर परिवार जनपद वाराणसी में जो है उन्हें अलग अलग योजनाओं से संतृप्त किया गया। एक मुसहर उन्नयन परिवार अभियान नाम से वाराणसी में पिछले 1 साल से चल रहा था, तो लगभग 12 योजनाओं से इन सभी परिवारों को संतृप्त किया गया। तो एक चीज़ देखी गई कि इनमें कुछ परिवार महिलाएं ऐसी निकली जो कुछ रोज़गार का काम करना चाह रही थी पर उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ऐसे 302 परिवारों को पहले फेज़ में बकरी पालन, चप्पल बनाने की फैक्ट्री का कार्य, दोना पत्तल की फैक्ट्री और अगरबत्ती बनाने की यूनिट, तेल घानी की यूनिट, इन तरीके के कार्यों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। खेलो इंडिया के इस मंच पर जहां खिलाड़ी अपने खेल हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं फेयर प्ले और एंटी डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के युवा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया का मंच न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि खेलों से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी सामने रख रहा है। इस मंच पर जहां खिलाड़ी अपने खेल हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं फेयर प्ले और एंटी डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नाडा द्वारा तैनात अधिकारी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को डोपिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मुहैया करा रहे हैं। हमने एक हर जहाँ भी गेम चल रहे हैं इंडिया में,
जैसे अभी पटना में चल रहे हैं, भागलपुर में चल रहे हैं, गया में चल रहे हैं। अब आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ गेम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे हमने एक अवेयरनेस बूथ लगाया हुआ है। इसके बारे में हम उनको खिलाड़ी को जागरूक कर रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन ना लें जो डोपिंग में आप आ सकते हैं और डोपिंग रूल आप पे लग सकता है। इससे पकड़े जाते हैं तो आप नाडा 4 साल आपको बैन कर सकती है और आपका मेडल भी वापस कराया जा सकता है। इसके बारे में हमने यहाँ पे एक ऐसा अवेयरनेस बूथ लगाया है, कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ पे नाडा इंडिया के, कौन कौन सी मेडिसिन बैन है और कैसे अपनी मेडिसिन को पहचान सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कैसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो डोपिंग में आती है तो उसके बारे में आप कैसे नाडा से परमिशन ले सकते हैं। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी मानते हैं कि नाडा की ये मुहिम उनके लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा क्या एंटी डोपिंग होता है, ये कैसे काम करता है, इसके नुकसान क्या है, क्या क्या चीज़ें एंटी डोपिंग में आती हैं, ये सब हमें ये बताते हैं सर जो एंटी डोपिंग के सर हैं। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि जो आप डाइट लेते हो उसमें भी एंटी डोपिंग हो सकता है। कई ऐसे तो सप्लीमेंट्स लेते हैं जो लोग, कई बार वो सप्लीमेंट्स भी गलत होते हैं, तो उसका हमेशा एक बिल जब भी परचेस करो सप्लीमेंट तो एक बिल जरूर रखो अपने साथ। जैसे अभी सर ने बताया था, जैसे क्रिएटिन जैसे लेते हैं हम, उसमें ड्रग्स का जो होता है उसमें देख के उसका बिल रखना चाहिए अपने पास। जाहिर तौर पर किसी खिलाड़ी के लिए खेल जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एंटी डोपिंग नीतियों के बारे में जानकारी होना, ताकि खेलों के विकास के साथ साथ देश में स्वच्छ खेल इकोसिस्टम का निर्माण भी हो सके। जब कोई युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो उसके मन में एंटी डोपिंग को लेकर के कई सारी शंकाएं होती हैं। नाडा द्वारा शुरू की गई ये मुहिम खिलाड़ियों को न सिर्फ एंटी डोपिंग के प्रति जागरूक करेगी बल्कि ये भी बताएगी कि उन्हें क्या खाना है और किन चीजों से परहेज करना है ताकि मैदान पर जाने से पहले एंटी डोपिंग की समस्याओं से वो बच पाएं। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं